मॉडर्न फिजिक्स का ये हमारा अगला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 13। और आज का टॉपिक है एक ऐसा मॉडल जिसने पूरे एटॉमिक फिजिक्स की कहानी बदल दी, द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। आज हम समझेंगे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, उसकी रेडियस क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट ये हाइड्रोजन की फेमस स्पेक्ट्रल लाइन कैसे एक्सप्लेन करता है। तो उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को पूरी तरह से देखेंगे तो सारी चीजें आपकी कनेक्ट होगी। पहले एक छोटा सा रोड मैप देख लीजिए ताकि पता रहे हम कहाँ जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे रुथरफोर्ड के प्रॉब्लम की, जो हमने पहले भी देखा है कि बोर को आखिर करना क्या पड़ा। फिर आएंगे तीन पॉस्टुलेट पे, है ना, ये लेक्चर की बैकबोन होगी। उसके बाद एक एक करके डिराइव करेंगे ऑर्बिट की रेडियस, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी। फिर बनाएंगे खूबसूरत एनर्जी लेवल डायग्राम और एंड में हम इलस्ट्रेशंस करेंगे। चार है, अच्छे है, तो आपको ये थियरी को कंसोलिडेट करेंगे। एक चीज और याद रखना, हम हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करेंगे जिसका एटॉमिक नंबर है Z, मतलब न्यूक्लियस का चार्ज प्लस ZE, और उसके अराउंड सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, है ना। हाइड्रोजन के लिए तो सिंपली Z बराबर 1 होता है। ओके, तो ये कहानी शुरू करते हैं रुथरफोर्ड से, जो बोर तक का सफर है। देखिए, ये साल था 1913। नील्स बोर के सामने एक बड़ा प्रॉब्लम था। रुथरफोर्ड ने तो पिक्चर दिया था, एक छोटा सा पॉजिटिव न्यूक्लियस और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। और जो सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में रखने के लिए, वो आता है न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन के बीच के कूलम्ब अट्रैक्शन से। यहां तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ एक क्लासिकल कैटास्ट्रोफ बोलते हैं, है ना, जो हमें पता है लास्ट लेक्चर में वो छुपी हुई थी। क्लासिकल फिजिक्स कहती है जो भी चार्ज एक्सेलरेट करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करता है, और सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रॉन हर वक्त एक्सेलरेट करता रहता है, तो वो एनर्जी लूज करेगा, धीरे धीरे स्पाइरल करते हुए न्यूक्लियस में आ जाएगा। देखिए डायग्राम को, ना, क्लासिकल थियरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को यही ऐसी तरह से स्पाइरल करके कोलैप्स हो जाना चाहिए, और वो भी कितना, माइक्रो सेकंड्स के अंदर। हमने देखा था 10⁻⁻8। लेकिन एटम तो स्टेबल है, आप, मैं, ये दुनिया सब एटम से बनी हुई है, जो चल रहे हैं सालों से, कोलैप्स तो नहीं हो रहे। तो बोर ने एक बोल्ड कह सकते कि काम किया। उन्होंने कहा ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स यहाँ फेल हो रही है, तो मैं कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स पोस्टुलेट कर देता हूँ जिनमें इलेक्ट्रॉन रेडिएट ही नहीं करता है ना। और यही से जन्म हुआ बोर मॉडल का। देखो, तो ये अ, इस लेक्चर का कह सकते हैं कि हार्ट है बोर के तीन पॉस्टुलेट। इन्हें ठीक से समझ लो तो आपका समझ लो कि आधा मॉडर्न फिजिक्स आसान हो जाता है। तो ये है पॉस्टुलेट नंबर 1, सर्कुलर ऑर्बिट्स हेल्ड बाय द कूलम फोर्स। अच्छा, से, सॉरी, सेंटर में है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, उसका चार्ज है प्लस जेडी, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। जो कूलम अट्रैक्शन न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन पे लगाता है वही एग्जैक्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल सॉरी, वही प्रोवाइड करता है। तो सीधा इक्वेशन लिख देते हैं, देखो, कूलम फोर्स बराबर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, देखो ये इक्वेशन देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, कूलम फोर्स है, Q1 Q2/r² जो होता है कि। राइट हैंड साइड पे क्या है, mv²/r, वो क्या है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ध्यान से सुनो, ये इक्वेशन 1 है, इसको बोलते हैं फोर्स बैलेंस। बट ये क्या फोर्स बैलेंस है,
वेल, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड पे जो देख रहे हो वो आपका फोर्स है, सेंट्रीपिटल, जो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए। हाँ, और राइट हैंड साइड पे जो है वो F इक्वल टू एम ए है। लेफ्ट हैंड साइड पे F है, राइट हैंड साइड पे एम ए है। ऐसा कोई बैलेंस नहीं है, दो फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ऐसा पिक्चर नहीं है ये। ठीक है, सर्कुलर मोशन को अगर ध्यान से किया है तो यू विल नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एनीवेज, ये इक्वेशन 1 है, इसको याद कर लो, क्योंकि आगे हर डेरिवेशन में हम मतलब इसी का बेस है, इसी से शुरू होता है सारा। तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी, एम जो है इलेक्ट्रॉन का मास, ये ध्यान से देखो, छोटा सा एम। वी उसी की लीनियर स्पीड है, आर उसी की ऑर्बिट स्पीड है, और जेड ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन के लिए जेड, तो डायग्राम देखिए, जो लाल एरो है वो कूलम फोर्स है सेंटर की तरफ, है ना, और गोल्डन एरो वेलोसिटी, जो हमेशा ऑर्बिट के टेंजेंट डायरेक्शन में होती है ना। ये भी दिमाग में पिक्चर आप बिठा लीजिए। अब आते हैं पोस्टुलेट नंबर 2 पे, ये क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम, ये सबसे खास है। बोर ने कहा इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में नहीं घूम सकता है, सिर्फ कुछ ही स्पेशल डिस्क्रीट ऑर्बिट अलाउड है, इन्हें स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। और कंडीशन क्या है, इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम हमेशा h बाई 2 पाई, ये h बार बाई 2 पाई क्या इंटीग्रल मल्टीपल होता है ना। याद रखिए, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr। तो बोर की कंडीशन क्या हो गई, mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई n 1 2 3। ये हमारा इक्वेशन 2 है, क्वांटम कंडीशन बोलेंगे, सबसे खास है ये, यही तो सेंट्रल है इन सब का। अब ये जो n है इसे कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखिए इसकी पावर, ये छोटा सा इक्वेशन ही डिसाइड करता है कि कितनी ऑर्बिट्स अलाउड होंगी, है ना, कंटिन्यूस नहीं, बल्कि ये क्या है, देखो क्वांटाइज्ड है। ये क्वांटाइजेशन ही पूरे बोर मॉडल की, जैसे मैंने कहा, हम कह सकते हैं कि जान है, और यही इनका मास्टर स्ट्रोक था। चलो इसको थोड़ा और गहराई में देखते हैं। प्लैंक के क्वांटाइज्ड एनर्जी आइडिया को फॉलो करते हुए बोर ने ये कहा है कि इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, भी सिर्फ कुछ वैल्यूज ही ले सकती है। देखो, हर वैल्यू एक ऑर्बिट से जुड़ी हुई है, और जितनी बड़ी ऑर्बिट उतना ज्यादा टोटल एनर्जी। अब दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लाइड पे देखो, दो बॉक्सेस में। पहली बात, जब तक इलेक्ट्रॉन इस स्टेशनरी ऑर्बिट्स में है वो रेडिएट नहीं करेगा, कोई एनर्जी लूज नहीं होगी, इसलिए इन्हें स्टेशनरी स्टेट्स का है। दूसरी बात, और ये ऑनेस्टी की बात है, ये एजम्पशन खुलकर क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को वायलेट करती है। क्लासिकल फिजिक्स तो कहती है कि एक्सेलरेटिंग चार्ज जो होता है वो रेडिएट करना चाहिए, लेकिन बोर ने ये कॉन्ट्राडिक्शन एक्सेप्ट किया। यही पर तो है, क्योंकि उनका रिजल्ट एक्सपेरिमेंट से परफेक्टली मैच कर रहा था। और साइंस में एंड ऑफ द डे कौन होता है बॉस, एक्सपीरियंस बॉस होता है, जो दिखता है, जो सच है, जो बाहर आ रहा है, जो नेचर ने कहा है। तो बोर ने ये कहा कि भाई क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से अगर वो वायलेट करता है तो भले करे, मैं तो कहता हूं कि वो इस स्टेशनरी स्टेट में रेडिएट नहीं कर रहा है, और आप रिजल्ट देख लो, मैच हो रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको फिर आपको ठीक है चीजें हो जाएंगी, जो जुड़ जाएगी। ये पॉस्टुलेट नंबर 3 है, फोटोन एमिशन, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है। आउटर ऑर्बिट की एनर्जी तो ज्यादा होती है ना, इनर की कम। अब मान लो इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी स्टेट कैपिटल ई से नीचे गिरता है लोअर एनर्जी, तो पहला है ई आई, और जहां गिर रहा है वो ई एफ फाइनल। तो जो एनर्जी डिफरेंस है
वो बाहर निकलती है एक सिंगल फोटोन के रूप में, ये समझो। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ है तो इसको लिखेंगे ई आई माइनस ई एफ इक्वल टू एच एफ। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है और इसको बोलते हैं बोर की फ्रीक्वेंसी कंडीशन। डायग्राम में देखो, इलेक्ट्रॉन बाहर वाली ऑर्बिट से अंदर वाली ऑर्बिट में जंप कर रहा है ना, और ये जो गोल्डन एरो है वही निकला हुआ फोटोन है, एनर्जी एच एफ लेके जाता हुआ। ठीक है, एक नेचुरल सवाल है, इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली ऑर्बिट में पहुंच कैसे जाता है? तो सिंपल है, एनर्जी एब्सॉर्ब करके, है ना, या तो कोलिजन से, जो हीटेड गैस में जैसे होता है ना कोलिजन, ज्यादा हीट करो तो ज्यादा कोलिजन होता है, या फिर जब गैस पे हाई वोल्टेज लगाते हो, ये सब पता है ना एक्साइट करने के तरीके, है ना, यही तो डिस्चार्ज ट्यूब में भी होता है। ठीक है, तो ये 3 पोस्टुलेट अपने हो गए। अब आएगा मजा, इस पोस्टुलेट से हम नंबर निकालेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चीजें है करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम रेडियस ऑफ ऑर्बिट की बात करते हैं। देखिए हमारे पास 2 इक्वेशंस है। इक्वेशन 1 फोर्स बैलेंस, बैलेंस बोलते हैं बट एज यू नो, और इक्वेशन 2 क्वांटम कंडीशन। अब इन्हें कंबाइन करते हैं। इक्वेशन 2 से v निकाल लो। देखो कैसे करते हैं इसको। 2 से v निकाल लिया, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दो, थोड़ा अलजिब्रा करो और r के लिए सॉल्व करो, और जो निकलता है वो बहुत ब्यूटीफुल है। देखो इसी को आर एन इक्वल टू, मैं सब नहीं पढ़ूंगा यहाँ पे, 0.53 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 0.53 एंगस्ट्रॉम कहाँ से आया? वो जरा सारा जो कांस्टेंट था ना उसको मैनिपुलेट किया है। यानी R इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये याद रखो, याद रखना है ये एन स्क्वायर अपॉन जेड। और वो 0.53 जो एंगस्ट्रॉम है, ये हाइड्रोजन की पहली ऑर्बिट की रेडियस है ना, जिसे बोर रेडियस कहते हैं। इसे जरूर याद रखना, एग्जाम में बहुत काम आता है ये 0.53। पहला मतलब n1 ले लो, z तो 1 है ही, तो पहली ऑर्बिट ही 0.53 हो गई। और एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, साइड बॉक्स में देखो, क्योंकि r n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ऑर्बिट का स्पेसिंग क्या होगा? है 1 4 9, देखो आप 16, ऐसे रेशियो में बढ़ता है। इसका मतलब स्टेशनरी ऑर्बिट इक्वली स्पेस्ड नहीं होती, जैसे जैसे बाहर जाते हो गैप बढ़ता जाता है। अब इसी को देखो, ये पिक्चर, इसको देखिए, जो बात कही थी वही आप विजुअली देखो, इसी को विजुअली समझाते हैं। तो n बराबर 1 है सबसे अंदर, छोटी सी रेडियस, n बराबर 2 4 गुना दूर, 3 9 गुना, 4 16 गुना दूर है, ऐसा है ना। नीचे बॉक्स देखो 0.53, फिर 2.12, 4.8, ऐसा गैप बढ़ रहा है कंटिन्यूसली। तो कभी ये मत सोचना कि ऑर्बिट्स बराबर डिस्टेंस पे है, नहीं, ये एन स्क्वायर के हिसाब से स्प्रेड होती है। ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, जेई में अक्सर आपका टेस्ट हो सकता है, होता रहता है, और आपने इसको अच्छी तरह से समझा है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, रेडियस तो मिल गई, अब निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की स्पीड। वो स्पीड से, जिस स्पीड से वो घूम रहा है, और इसी प्रोसेस में हमें एक फेमस कांस्टेंट से मिलेगा, ये है ना, अ, मतलब कांस्टेंट निकल आएगा। देखते हैं इसको। अब देखो हमारे पास ये v तो है ही, है ना, अभी तो निकाला हमने एन एच बाई 2 पाई, और r भी अभी अभी निकाला हमने, तो बस r की वैल्यू यहां डाल दो और वेलोसिटी को सिंप्लीफाई करो तो हो जाती है अल्फा सी जेड अपॉन आर। तो ये जो मैं कांस्टेंट की बात कर रहा था, ये जो अल्फा है,
ये है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, है ना। देखो ये जो v का बाकी सारे कांस्टेंट को ऐसे मैनिपुलेट किया है कि अल्फा लिखा है उसको, तो ये समरफिल्ड कांस्टेंट भी इसे कहते हैं, और इसकी वैल्यू लगभग 1/137 है। ये एक प्योर नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं है। फिजिक्स का एक बहुत डीप मिस्टीरियस कांस्टेंट है, इसके पीछे पोल डिरेक और बहुत सारे साइंटिस्टों ने ये नंबर पे कि 137 क्या कोई नंबर है नेचर का, ऐसे भी लोग इन्वेस्टिगेशन करते रहे। तो हाइड्रोजन के लिए Z तो एक होता है, तो पहली ऑर्बिट में वेलोसिटी होगी c बार बाय 137, दूसरी में c बार बाय 274, ऐसा समझे ना आप। और ये आगे और कम होती जाएगी क्योंकि नीचे n है ना, ऐसा। मतलब इलेक्ट्रॉन तेज होती है, लाइट की स्पीड के देखो करीब है वो 0.7%, लेकिन इतना भी नहीं कि अ, हमें रिलेटिविटी न ले तो भी चलेगा। बट ये फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है, वो रिलेटिविटी से चीज़ों को और एक्यूरेटली, अगर रिलेटिविटी ले तो एक्यूरेट चीज़ निकल के आती है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन रिलेटिविटी जो है वो सेफ है वैसे भी। तो और याद रखो v इज प्रोपोर्शनल टू z अपॉन एन, r था n² बाय z, ऐसा है। चलो, तो स्पीड पता चल गई है। अब सवाल है इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में कितने चक्कर लगाता है ना। मतलब ये फ्रीक्वेंसी और टाइम की बात है, टाइम पीरियड। अच्छा, तो बताइए फ्रीक्वेंसी का बेसिक फॉर्मूला क्या है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो ये होता है, अगर v है गोल घूमने के लिए, तो ये तो v अपॉन 2πr हो गया, क्लियर है ना। 2πr सरकमफेरेंस है, तो फ्रीक्वेंसी। अच्छा, बस अब क्या करोगे, v और r की वैल्यूज डाल डाल दो, रिजल्ट आता है। और VRR कैसे निकाले थे, वो वही तो है, पहले एक बार मैंने कहा था उसी से शुरू करो, तो डेरिवेशन भी आपका 2 मिनट में हो जाता है हर बार। तो देखो F आपका प्रोपोर्शनल आता है Z² बाय n³। ग्राफ देखो, n बढ़ने के साथ फ्रीक्वेंसी बहुत तेजी से गिर रही है, क्यों? क्योंकि n³ है ना नीचे, और टाइम पीरियड उसका क्या, वो तो फ्रीक्वेंसी का सिंपल रेसिप्रोकल है, तो उल्टा कर दो इसे, n³बाय z², यानी t प्रोपोर्शनल टू n³। इस छोटे से रिलेशन को याद रखना है ना, क्योंकि ये आगे हमारा जो पहला प्रॉब्लम है, हम सीधा इसी को यूज कर लेंगे। चलो, हाँ, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जिसके लिए पूरा मॉडल फेमस है। क्या है वो? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। देखो अब तीन एनर्जीज देखते हैं एक एक करके। पहले काइनेटिक एनर्जी, तो फोर्स बैलेंस से 1/2 mv² निकालते हैं, है ना। तो देखो ये आप सारा प्लग इन करो, तो आपका ये पॉजिटिव है। फिर पोटेंशियल एनर्जी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, और ये एट्रैक्शन है, तो इसको नेगेटिव बोला जाता है। समझे ये बात, एट्रैक्शन है भाई हमेशा। अच्छा, तो U इक्वल टू -z² अपॉन 4πε0r, इन दोनों को जोड़ दो, टोटल एनर्जी तो k प्लस यू होती है, तो ये आ गया नंबर -z² अपॉन 8πε0r। और यहां एक खूबसूरत रिलेशन निकल के आता है, इसे वीरियल रिलेशन भी कहते हैं। ये देखो E इक्वल टू -k आ गया, इज इक्वल टू u/2 आ रहा है, यानी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर लेकिन नेगेटिव, और पोटेंशियल एनर्जी के आधी। ये रिलेशन एग्जाम में डायरेक्ट 1 मार्कर आप समझ लो। यहां देखो काइनेटिक एनर्जी के E माइनस में आई है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के प्लस में, क्योंकि पोटेंशियल खुद ही नेगेटिव है।
समझे ना, ये बात है। और टोटल एनर्जी U/2 मतलब कम हो गई, नहीं U नेगेटिव था तो नेगेटिव का आधा मतलब ज्यादा हो गई, ये बात थोड़ा समझ है ना, यही बात ध्यान दो। टोटल एनर्जी नेगेटिव है मतलब है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड है, ये मतलब बाउंडेड है, तो इसीलिए नेगेटिव। उसे आजाद करने के लिए मतलब आयोनाइज करने, ये भी वर्ड है, आयोनाइज करने के लिए, फ्री करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये बार्स देखो के थोड़ा ऊपर पॉजिटिव, देखो डायग्राम में यू डबल है नीचे की ओर और ई उसके बीच में है ना, रेशियो 1:1:2 ऐसा है। अब इस एनर्जी में आर की जगह उसकी वैल्यू डाल दो, है ना, जो हमने रेडियस स्लाइड पे निकाली है, और जो फाइनल रिजल्ट आता है वो मॉडर्न फिजिक्स का सबसे जरूरी फॉर्मूला है। देखो या इसका काम आएगा, ये ई एन आपका आ रहा है -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसलिए क्योंकि ये जो -13.6 है उनको उस हिसाब से मैनिपुलेट किया है। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, ये हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट बाइंडिंग एनर्जी है। इस प्रोसेस में और एक फेमस कांस्टेंट भी आता है, राइडबर्ग कांस्टेंट, कैपिटल आर, जिसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर। अब ये याद रखना पड़ेगा, ये राइडबर्ग का, बच्चे 10⁻7 भूल जाते हैं। और RCH यानी राइडबर्ग एनर्जी लगभग 2.17 इंटू 10⁻−18 जूल, या फिर सिंपली 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1 रख दो तो E1 -13.6 EV और En -13.6 अपॉन n² EV। और फिर से वो माइनस साइन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, एनर्जी जितनी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उतना स्ट्रांगली बाउंडेड। समझे आप? ठीक है, अब तो सारे नंबर्स आ गए। अब इन्हें एक खूबसूरत पिक्चर में डालते हैं, देखते हैं इसको, एनर्जी लेवल डायग्राम देखते हैं इसका। देखिए ये लाइंस एनर्जी के स्केल पे बनी है, रेडियस का स्केल नहीं है। सबसे नीचे मोस्ट नेगेटिव n बराबर 1, हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट। नीचे नीचे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है और ऊपर जाते जाते एनर्जी कम नेगेटिव मतलब बढ़ रही है। नंबर भले कम हो लेकिन वो नेगेटिव कम है। जब तक n इंफिनिटी पे है तो एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 0। 0 मतलब एनर्जी -13 से तो ज्यादा ही है, वहां इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। नंबर्स देखो, n 1 पे -13.6, 2 पे -3.4, 3 पे -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ध्यान दो ऊपर वाले लेवल्स कितने पास पास आ गए हैं। ये क्राउडिंग रियल है क्योंकि एनर्जी 1/n² के हिसाब से बिहेव करती है ना। अब जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिरता है तो एक फोटोन एमिट होता है, देखा हमने। और एक ब्यूटीफुल रूल है, एरो जितना लंबा फोटोन की एनर्जी उतनी ज्यादा। n=2 से n=1 की जंप, वो नीली एरो है तो लाइनमैन सीरीज बनाता है, हाई एनर्जी। और 3 से 2 गोल्डन एरो है, बार्मर सीरीज, जो विजिबल रेंज होता है बार्मर सीरीज। ये अगले लेक्चर में इन सीरीज को डिटेल से पढ़ेंगे। चलो तो यहां तक कह सकते हैं कि थियरी हमारी हो गई। अब हम असली इसको लगाएंगे। 4 न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं, यही चीज एग्जाम में आपको मार्क्स दिलाती है। देखो रेशियो ऑफ टाइम पीरियड्स, तो प्रॉब्लम यह है कि इलेक्ट्रॉन को एक ट्रांजिशन n1 टू n2 है। इनिशियल स्टेट का टाइम पीरियड है फाइनल स्टेट का टाइम पीरियड का 8 गुना। अच्छा, n1 और n2 की पॉसिबल वैल्यूज बताओ, याद करो।
हमने डिराइव किया था और कहा भी था मैंने कि ये डायरेक्ट यूज करेंगे, तो t इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, तो सीधा t1/t2, देखो क्या निकल के आ रहा है। तो 8 तो दिया है और 8 का क्यूब रूट 2, तो n1 इक्वल टू 2n2। तो पॉसिबल पेयर्स देखो आप, पेयर n1 कॉमा n2 जो है वो 2,1 4,2 है, ऐसे, क्योंकि कोई फाइनल तो दिया नहीं है, तो ऐसे पेयर बन सकती है। देखा ना, फॉर्मूला बेस्ड कैसे क्लीन, अगर रिलेशन याद था काम हो गया, नहीं तो कुछ नहीं। ये तो ऐसा है। आगे ये है 1 सेकंड में कितने चक्कर। सवाल देखो, हाइड्रोजन की पहली बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में कितनी बार घूम रहा है। तो ये तो सीधा फ्रीक्वेंसी है, Z1 है, एन भी 1 है, तो फ्रीक्वेंसी देखो। अब इसमें तो ये सारा जो नंबर है वो डालना पड़ेगा आपको, है ना। और जेई में तो कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है, तो ये इसीलिए ऐसे एग्जाम्पल 1-2 बार कर लो। अब ये फ्रीक्वेंसी को हमें आ, याद बिल्कुल नहीं रखना है। और ये जैसे मैंने कहा ना कि हम अगर ऐसा कुछ आए तो पहले स्टेप से डिराइव करो, आपका 3 मिनट के अंदर ये डेरिवेशन हो सकता है ना। और सोच के देखो, 1 सेकंड में कि जो फ्रीक्वेंसी का नंबर आया 6.62 इंटू 10⁵ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो 1 सेकंड में 6.6 इंटू 10⁻⁻15 चक्कर कट रहा है, इतना तेज है। तो ये तो थोड़ा इमेजिनेशन से बाहर है। 10⁻15 है ना, लेकिन हम तो यही कहेंगे, ये कहा जाता है कि नंबर्स डोंट लाई, जो है वो ये है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम आ गया। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। अभी ये है तीसरा प्रॉब्लम, एनर्जी से एंगुलर मोमेंटम निकालना। देखो प्रॉब्लम क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है -3.4, इसका एंगुलर मोमेंटम बताओ। तो पहला स्टेप है, कौन सी ऑर्बिट है ये पता करो। फॉर्मूला क्या होता है, ई एन इक्वल टू -13.6/n²। तो -3.4 बराबर, ये इक्वल करो और n के लिए सॉल्व करो, तो n आपका 2 आता है। अब एंगुलर मोमेंटम तो आपको पता ही है, NH/2 पाई, तो डाल दो आपका जो भी n निकला है वो। तो देखो एंगुलर मोमेंटम 2.1 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड हो गया। ट्रिक सिर्फ एक थी कि पहली एनर्जी से क्वांटम नंबर निकालो और उसको सीधा यूज करो। अगेन ये नंबर इमेजिनेशन से बाहर है, बट यू जस्ट से दिस इज व्हाट इट इज, नंबर्स डोंट लाई। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लंबा है पर मजेदार है ये, है ना। चौथा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि हाइड्रोजन के एक्साइटेड स्टेट की एवरेज लाइफ टाइम है 10⁻⁻8 सेकंड। ये टिपिकल रेंज है। एस्टिमेट करो n बराबर 2 वाली स्टेट में इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 पे गिरने से पहले कितने चक्कर लगाता है। बोर रेडियस दे दिया है, ए नॉट बोलते हैं जिसको, 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। सॉल्यूशन देखो, एक ऑर्बिट का टाइम पीरियड क्या होता है, 2πr/v। अब ये v जो है वो उसको डालो। अब r तो हमें पता है, ए नॉट n² डालो और सिंप्लीफाई करो, है ना। तो टोटल टाइम, एक ऑर्बिट का टाइम डिवाइड कर दो, समझ रहे हो बात को, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ऐसा। तो ये तो 10⁻⁻8 दिया था, और डिवाइड बाई टी करोगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कैपिटल एन मिलेगा आपको। यही तो है, और कैसे करेंगे। तो सारी वैल्यूज डालो, एन बराबर 2 के साथ कैलकुलेट करो और देखो आंसर आता है एन इक्वल टू 8 इंटू 10⁻6 ऑर्बिट्स। सोचो जरा,
सिर्फ अ, ये चक्कर इतने एक आधे सेकंड के, मतलब इतने आधे सेकंड में इतने चक्कर, है ना। इलेक्ट्रॉन के लिए 10 टू द पावर -8 सेकंड एक लंबी जिंदगी बता रहा है ना। तो एटॉमिक वर्ल्ड की ये स्पीड है, ये नंबर्स बता रहे हैं कि क्या वर्ल्ड है ये एटॉमिक वर्ल्ड, है ना। तो देखो आप, ये जो टी वाला फॉर्मूला है उसको हमने कैसे सॉल्व किया, उसमें वी डालना पड़ा। ये थोड़े टफ प्रॉब्लम्स हैं, इतने टफ नहीं आएंगे, बट ये कैलकुलेशन एक बार कर लो आप। ये सारे नंबर्स कैसे डिराइव होते हैं वो, जैसे मैंने कहा शुरू में जो कहा था, वो आपको एक दो बार करना है, बस 3-4 मिनट में आप ये कर लोगे डिराइव। ठीक है, तो सब कुछ एक जगह समेट लेते हैं, ये रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। पूरा जो बोर मॉडल का सब कुछ है एक पेज में है। फोर्स बैलेंस से शुरू करो, कूलम बराबर सेंट्रीपिटल, क्वांटाइजेशन mvr nh बाय 2 पाई, रेडियस 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम में, प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड, वेलोसिटी c अपॉन 137 इंटू जेड अपॉन एन, प्रोपोर्शनल टू जेड अपॉन एन, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब, और एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और दो गोल्डन रिलेशंस है नीचे जंप पे, ई आई माइनस ई एफ इक्वल टू एच एफ, और एनर्जी का रिश्ता है ई इक्वल टू माइनस के इक्वल टू यू बाई टी। इसको याद रखना है। इन सबको एक साथ देखो तो एक पैटर्न दिखेगा। जैसे जैसे एन बढ़ता है, रेडियस बढ़ती है, वेलोसिटी घटती है, फ्रीक्वेंसी तेजी से गिरती है, और एनर्जी जीरो की तरफ बढ़ती है ना। यानी बाइंडिंग कमजोर होती जाती है। पूरा मॉडल इसी एन के अराउंड घूम रहा है। तो दोस्तों, ये था बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम लेक्चर नंबर 13। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो या कहीं कुछ रह गया हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। आई वुड लाइक टू गेट द फीडबैक एंड रेक्टिफाई अकॉर्डिंगली। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल लाइंस, लाइमन, बामर, पास्चन, ये सारी, और देखेंगे कि एनर्जी लेवल्स असल में स्पेक्ट्रम की लाइंस बनते कैसे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, समझते रहो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।